तो आज की मेजर न्यूज है कि पैनल टू प्रो फेलियर्स ऑफ पीएसएलवी। तो टाइम एंड अगेन हमने ये डिस्कस किया था कि पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है हमारा, उसका रिपीटेडली 2 या 3 बार फेलियर हुआ है मिशन का। तो अब एक थर्ड पार्टी को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा था कि अब जो पीएसएलवी के अंदर इश्यूज है इसको रिजॉल्व किया जा सके, है ना। उसके बाद अब एक पैनल है जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर की है एंड रिपोर्ट की डिमांड की है अगेन इतनी चीज़ों को लेकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें बात जो है हम डिस्कस करेंगे। देन एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये वैक्सीन एंड गवर्नमेंट इसको फ्री में एडमिनिस्टर क्यों करती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। देन सुओ मोटो केस ऑन पोल्यूटेड रिवर्स, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी कि खुद से ही केसेस का कॉग्निजेंस लिया है विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूटेड रिवर्स। तो एनजीटी को क्या डायरेक्शंस दी गई हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स फॉर द डेट of 25th February 2026 from the Hindu and related multiple choice questions के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, मेजर फोकस एंड लेजर फोकस किसके ऊपर रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में। देन सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट्स है फॉर हल्द्वानी ऑक्यूपेंट्स। तो अब मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ क्या है कि हल्द्वानी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उसके आसपास जितनी भी कॉलोनीज है जो इलीगल है एंड रेलवे के अंडर वो जमीन आती है, तो सरकार जो है चाहती है उसको यहाँ से के लोगों को हटाए जो कि इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस जगह को, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि उन लोगों के पास यहाँ पर रहने को कोई और जगह नहीं है, सो इट विल बी बेटर कि उनको पहले यहाँ पर जगह प्रोवाइड की जा सके, जगह प्रोवाइड की जा सके अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद ही उनको रिमूव करने का फायदा है कि दीज पीपल एक्चुअली नीड हेल्प देने के बाद उनको आप जगह से हटा सकते हो जो कि रेलवे को बिलोंग करती है। सिंपल सी न्यूज थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, अर्बन एंड रूरल दो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो हम अर्बन की बात आज कर रहे हैं। पहली है कि जो कंप्लीट मिशन इज इंप्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। Second, a beneficiary under the mission comprises of husband, wife, unmarried sons, and or unmarried daughters. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं तो इसके ना कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जो अर्बन के प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अर्बन वाला इशू है, सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स में हमारे पास आईएसएसआर आता है, दैट इज इनसाइट स्लम की रीडेवलपमेंट, स्लम फ्री एरियाज बनाने की बात की जाती है। ठीक है, दूसरी है हमारे पास सीएलएसएस, दैट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। फिर हमारे पास अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप आती है, एंड बीएलसी क्या है हमारा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। तो ये चारों कंपोनेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए। बट इसके अंदर अगर हम यहाँ पे फंडिंग की बात कर रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ठीक है, इसके अलावा सारी की सारी स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सीएलएस जो वर्टिकल है वो अब इंप्लीमेंट किया जाता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम के अंडर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जिसको हर बार मतलब मे बी कोई नोटिस ना भी करे एंड अगर कभी पूछा भी जाए आपसे, जो कि पेपर के अंदर क्वाइट कॉमन है क्योंकि आवास योजना के बारे में काफी कुछ चलता रहता है ना, काफी कंपोनेंट्स इसके अंडर या डिफरेंट स्कीम्स जो है या इवन बजट आउटले जो है दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बेनिफिशियरी की बात करें तो दैट स्टेटमेंट वाज करेक्ट। एंड जो बेनिफिशियरी फैमिली है इनके पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए पहले। ठीक है, तो हाउस ड्वेलिंग जो है वो कच्चा होना चाहिए, कोई ऐसे ब्रिक्स या सीमेंट का यूज करके घर अगर है तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। देन TRAI backs auction of all available spectrum। तो अभी स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है व्हेन इट कम्स टू हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम का एक कुछ हिस्सा होता है, दैट इज रेडियो वेव्स के बारे में। ठीक है, एंड यही रेडियो वेव्स जो है यूज किए जाते हैं मोबाइल फोन कनेक्शंस के लिए, एंड यही जो स्पेक्ट्रम है डिफरेंट स्पेक्ट्रम की ऑक्शन जो है वो अब की जाती है ताकि मोबाइल फोन इंटरनेट की कनेक्टिविटी एंड डिफरेंट जो आप जीपीएस एप्लीकेशंस वगैरह को यूज करते हो इनको अब पिक्चर में लेकर आया जा सके। तो ट्राई ने ये चीज के बारे में बोला है कि हमारे पास जो अभी स्पेक्ट्रम्स हैं अवेलेबल उनकी ऑक्शन कर देनी चाहिए, एंड जितनी भी अब आप कह सकते हो ऑक्शन का प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, कि क्रेडिट फैसिलिटी अगर किसी को चाहिए या इवन की जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अब आप देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज जिनको यहाँ पर अब ऑक्शन के अंडर जो आप कह सकते हो कि जब ऑक्शन करते हैं, है ना, कोई एक फाइल यहाँ पर लगाते हैं तो जो फाइल है वो मैक्सिमम कंपनीज को अलॉट हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज जिनको अब स्पेक्ट्रम अलॉट हो सके उसके ऊपर बार लगा दिया गया है। मतलब कि एक कंपनी जो है वो 35% से ज्यादा स्पेक्ट्रम का शेयर नहीं रख सकती है, अपडेटेड यहाँ पर चीज है। ठीक है, एंड जो अब आप कह सकते हो ईज आउट किए गए हैं रूल्स फॉर अप्लाइंग फॉर स्पेक्ट्रम्स, एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है ट्राई ने बोला है कि वो सारी कंपनीज जिनके पास स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, बट वो उसको कभी यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उनसे जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनके लाइसेंसेस भी वापस ले लिए जाए। एंड इसके अलावा अगर ये ऑक्शन का प्रोसेस अगर हम देखें एंड ये प्रॉपर कंप्लीट तरीके से होता है तो अप्रोक्सीमेटली जो सरकार है इवन ट्राई है 81,000 करोड़ के आसपास रेज कर सकता है बाय ऑक्शनिंग दीज स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, सिंपल सी आपकी बात थी। बहुत सारी और रिकमेंडेशंस भी हैं बट वो स्पेक्ट्रम वाइज दी गई हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, कि वायलेट कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट एनर्जी,
Analyzing the absorption or emission lines in the visible spectrum is called spectroscopy. Which of the statements above is or are correct? सेकेंड स्टेटमेंट वैसे काफी हद तक क्लियर है, स्पेक्ट्रम की बात हो रही है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द करेक्ट थिंग, है ना। वेरएज वायलेट कलर की जब हम बात कर रहे हैं, विबग्योर की जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। हाईएस्ट वेवलेंथ होती है एंड आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट भी नहीं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है एंड हाईएस्ट एनर्जी इनकी होती है, ठीक है। तभी हम विबग्योर की जब बात कर रहे हैं तो वो एनर्जी वाइज आपको यहाँ पर डेटा गया होता है। तो अब यहाँ पे आपको एक और यहाँ पर एक टैबू जो है ना वो चीज क्लियर कर देती हूँ। वेवलेंथ एंड एनर्जी जो हम विबग्योर वर्ड जब जैसे पढ़ते हैं दैट इज के हाईएस्ट आप किस तरीके से एनर्जी एमिट कर रहा है कोई कलर। यहाँ पर अगर आप उल्टा उसको यहाँ पर देखते हो तो इस हिसाब से कि वेवलेंथ जो है उसके अकॉर्डिंगली जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग में अगर हम देखते हैं आंसर के तो हमारे पास जो वायलेट कलर है उसका अब आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है बट हाईएस्ट एनर्जी होती है। शॉर्ट वेवलेंथ ज्यादा एरिया ट्रैवल कर पाएंगी, लॉन्गर वेवलेंथ जो है अगर वेव की लेंथ ज्यादा बनेगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सिंपल से आपको बात ध्यान में रखनी है टाइम एंड अगेन। तो यहाँ पर आपको फॉर डिटेल ऑल्सो बता दिया गया है कि कितनी किसकी वेवलेंथ है एंड अकॉर्डिंगली उसको आपको अरेंज करके भी दे दिया गया है। एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एस्ट्रोनॉमर्स डिटर्मिन करते हैं कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, तो ये एनालाइज करती है एब्जॉर्प्शन या एमिशन लाइंस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो कि एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं। देन पैनल टू प्रोब रिपीटेड फेलियर्स ऑफ पीएसएलवी सेज इसरो, तो इसरो ने पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया है एंड उन्होंने जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी, है ना, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखोगे कि पीएसएलवी C62 मिशन जो है वो भी फेल होता है यहाँ पर नजर आ रहा है। तो लॉन्च व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक रिपोर्ट जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर जो टीम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो अब प्रिपेयर की जाएगी रिपोर्ट। एंड जो इंडियन स्पेस इकोसिस्टम जो है एक सेवरल पार्टिसिपेंट या प्राइवेट कंपनीज को भी इन्वॉल्व करने की बात कर रही है। एंड जो प्रोब होगा विल नॉट ओनली बी इन विच द पार्ट कंपोनेंट फेल्ड सॉरी, जो कंपोनेंट किसके अंदर यहाँ पर फेल हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर प्रोब नहीं होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज है मे बी उनकी तरफ से कुछ यहाँ पर इशू ना क्रिएट हुआ हो। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि किसकी थी अकाउंटेबिलिटी भी डिटर्मिन इस बार में की जाएगी एंड हाउ इट मे बी इम्प्रूव्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो टेक्निकल कमेटी जो है इसरो की पहली ऐसी टेबल करेगी रिपोर्ट पीएसएलवी C62 के इंसिडेंट के बाद इस हफ्ते में जो हुआ। एंड इट हैज लर्न थ्रू रिलायबल सोर्सेज के क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, बट उसके अलावा भी पीएसएलवी का फेलियर जो है अपने आप में ही कॉन्टिन्यूसली एक चीज को दर्शाता है कि कुछ तो ऐसा मेजर फॉल्ट है जो कि बार बार हो रहा है, उसके पीछे का रीजन डिटर्मिन करना एंड अकाउंटेबिलिटी डिटर्मिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन अगेन, पीएसएलवी इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, शायद हम पहले ये स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं। इट इज फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू द स्टोरी जब हम ये क्वेश्चन को बार बार डिस्कस करते हैं ना, कि पीएसएलवी जो है थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेजेस के जो फ्यूल है उसको इंक्लूड किया गया था। तो 1994 के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल इसका टेस्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसको रिलायबल एंड वर्सेटाइल वर्कहॉर्स की तरह लॉन्च व्हीकल की तरह यूज भी किया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। Then, Health Ministry set to roll out free HPV vaccination plan targeting girls aged 14. तो HPV वैक्सीनेशन स्पेसिफिकली किसके लिए है? सर्विकल कैंसर के लिए है, ठीक है। सर्विकल कैंसर के लिए है, क्यों? क्योंकि जो डेटा हमें ये बताता है कि इंडिया के अंदर सेकेंड मोस्ट कॉमन डेथ्स जो देखी गई हैं कैंसर की फील्ड के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो वो सर्विकल कैंसर की वजह से ही हो रहा है, एचपीवी की वजह से ही हो रहा है। एंड कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर आपको बताए गए हैं? प्रोटेक्शन एचपीवी वैक्सीन टाइप 16 एंड टाइप 18 जो कि अब सर्विकल कैंसर कॉज करते हैं, एंड टाइप्स 6 एंड 11 जो है वो भी इसके भागीदार है। तो ये दोनों या चारों तरह के जो स्ट्रेन्स हैं ये एचपीवी कॉज करते हैं, सर्विकल कैंसर कॉज करते हैं। इसी के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन जो है सरकार अब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हर साल वैसे कुछ ना कुछ तरह के इम्यूनाइजेशन ऐसे प्रोसेसेस को लॉन्च करती रहती है जिस वजह से जो सर्विकल कैंसर है इसको कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल भी किया, इसको खत्म भी किया जा सके। क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसका हिट रेट कितना है? 93 से 100% के बीच में। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में आप रखना। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और न्यूज में कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको नहीं बताया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द एचपीवी वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकंड, एचपीवी वैक्सीनेशन इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। क्योंकि अब आप देखो वैक्सीनेशन की जब हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ऐसी रेयर कोई वैक्सीनेशन होती है जो कि एडमिनिस्टर की जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है ऑफ अ वुमेन और ऑफ अ फीमेल
वो ऑटोमेटिकली वीकेंड होती है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीकेंड होता है ड्यू टू द फैक्ट कि जो चाइल्ड है उनकी वूम के अंदर, उनका काफी ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो उसके अंदर जाता है। एंड मे बी इफ द वैक्सीनेशन फेल्स इनसाइड द पर्टिकुलर पर्सन्स बॉडी और अ वुमेन्स बॉडी जो कि प्रेग्नेंट है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द फीटस भी हो सकता है, ठीक है, और ऑन द चाइल्ड भी हो सकता है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे जनरली कोई भी वैक्सीन जो है एडमिनिस्टर नहीं की जाती। वीकेंड इम्यून सिस्टम तो है ही है, साथ में जो अब फीटस है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, एचपीवी वैक्सीन जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है। ये क्या है एचपीवी वैक्सीन? अब ये VLPs इनको बोलते हैं, दैट इज वायरस लाइक पार्टिकल्स, यानी कि अब इनको लैब ग्रोन तरीके से, जैसे कि अब आप हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसा वायरस है, एचपीवी वायरस एग्जिस्ट करता है ना, उसी की ही रेप्लिका एक तरह से बनाई जाती है इन द लैबोरेटरीज, ठीक है, एंड तभी इसको वायरस लाइक पार्टिकल, जो कि सेम काइंड ऑफ चीजें जो है आप कह सकते हैं इमिटेट कर सकता है, ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली इसको फंजाई या इवन आप कह सकते हो कि प्रोटीन्स के थ्रू या डिफरेंट आप कह सकते हो कि किस तरीके से हम यूज करते हैं कि कोई कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं ना चीज को, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास एस्पेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, कोई फंजाई हो गया या इवन बैक्टीरिया हो गया, एंड मतलब कोई ऐसे ड्वेलिंग जोन इस पर्टिकुलर हम जो VLP है इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी जो है वैक्सीन बनाने में हमें हो, ठीक है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली जो वैक्सीनेशन है ऑन दैट प्रोसेस जो बनाई जाती है। तो अब इसको अगर आपको बोला जाए कि लाइव एटेन्यूएटेड नहीं है तो कौन सी किस तरह की ये वैक्सीन है, तो इसको बोलोगे आप जीन एडिटेड वैक्सीन है, ठीक है, जीन एडिटेड वैक्सीन की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसमें आपका जो वीकेंड वायरस होता है ओरिजिनल फॉर्म में वो यूज नहीं होता है। लैब ग्रोन वायरस जो कि इमिटेट करता है द ओरिजिनल वायरसेस प्रॉपर्टीज, उसको यहाँ पर बनाया जाता है, वैसे लैब में मैन्युफैक्चर किया जाता है, उगाया नहीं जाता है, सॉरी, तो उसके अंदर जीन एडिटिंग की जाती है एंड द रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है वो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। मेजोरिटी के अंदर वैसे बैक्टीरिया तो नहीं होता है, यीस्ट को ज्यादातर यूज किया जाता है, फंजाई या यीस्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इसी वजह से जो वैक्सीन है उसको प्रिपेयर भी किया जाता है। HPV जो है वो HPV 6 के अंदर कौन से स्ट्रेन? 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 एंड देन 58 को एडमिनिस्टर किया जाता है। जो हमारे पास स्पेसिफिक वैक्सीन कौन सी है? 11 डेसिल 9। देन हम नेक्स्ट है कि मोदीज इजराइल विजिट फेसेस हेडविंड्स। तो यहाँ पर आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ये हेक्सागोनल अलायंस जो कि इजराइल ने लॉन्च की है। हेक्सागोनल अलायंस के अंदर एक स्पेशलिटी और भी है, ये है कि इंडिया, ग्रीस और साइप्रस और इजराइल, हेक्सा मीन्स 8, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया, ग्रीस, साइप्रस एंड इजराइल, उसके अलावा 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका नाम अभी तक यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो गुप्त रखा गया है, एंड सम अननेम्ड कंट्रीज जो है इसकी अलायंस बनाने की बात की जा रही है। एंड ये अगेंस्ट हो सकता है रेडिकल सुन्नी एंड शिया एक्सिस। कैसे? कि अब हो सकता है इसके अंदर कोई इस्लामिस्ट कंट्री भी पार्ट हो इसका, एंड ये इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक हो सकता है क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी जो हमारे अरब नेशंस हैं उनके साथ चल रहा है किसी तरह का अलायंस, है ना, तो अब उनके प्रॉपर्टीज या उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा यहाँ पर अलायंस बनता है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। दूसरी चीज, ईरान जैसी कंट्री जिसके साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा है मेजोरिटी वाइज, एंड इस टाइम पे ये हेक्सागोनल अलायंस का लॉन्च होना इंडिया और ईरान के रिलेशन को भी खराब कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर बोला गया ना कि शिया और सुन्नी एक्सिस दोनों रैडिकल ग्रुप्स जो हैं वो अब नाराज हो सकते हैं इस चीज से, कुछ भी हो सकता है इसको लेकर, है ना। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि ब्रिक्स नेशन जो है उनके ऊपर भी इससे इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर यही आ जाती है कि जो अननेम्ड कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्रीज यहाँ पर हो सकती हैं, है ना। तो ये अब फेसिंग जो हेडविंड्स अगर हम देखें तो ग्लोबल जो हमारा प्रोसेसेस चल रहे हैं या इवन कि हमारा जो ग्लोबल टेंशन चल रहे हैं वो यहाँ पर इंपैक्ट इस चीज से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपकी न्यूज थी, इसके अलावा और आपको यहाँ पर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट क्लोजेस सुओ मोटो केस ऑन पोल्यूटेड रिवर्स आफ्टर 5 years ऑफ नियर इनएक्शन। तो ये आपका किस चीज से, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, होप आपको समझ में आ गई ये न्यूज क्या है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, मतलब खुद से ही कॉग्निजेंस लेते हुए ये चीज देखा है कि पिछले 5 years के अंदर किसी भी तरह की जो रिवर है वो साफ नहीं हुई है, ठीक है, साफ नहीं हुई है, प्लस जो सैंपल्स उनसे डिराइव किए जा रहे हैं रिवर से कॉन्टिन्यूसली, तो उनका जो कंटामिनेशन रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बेंच ऑल्सो, उन्होंने ये चीज बोली है, एनजीटी को डायरेक्ट किया है केस वापस से, पहले भी एनजीटी के पास ही था जिस वजह से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया, तो अब एनजीटी को डायरेक्शंस ये दी गई हैं कि आफ्टर 5 years ये इनएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इससे इंपॉर्टेंटली आपको काम करने की फाइनली जरूरत है कि जो इनएक्शन है इसको एक्शन के अंदर चेंजेस कीजिए, एंड जो हमारे पास क्लीन जो रिवर्स हैं
दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हमारे पास वेरियस ऐसे जो रिवर्स है, दे आर द लाइफ लाइन्स ऑफ वेरियस अदर पीपल, है ना, न्यूमरस लोग ऐसे हैं उनकी लाइफ लाइन है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात यमुना का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि फ्रॉथिंग हर साल यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि अब हमारे पास जो झाग जमने शुरू हो जाती है ना, फोम जमनी शुरू हो जाती है यमुना के अंदर हर साल, वो किस वजह से है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है एंड एफ्लुएंट्स जो डिस्चार्ज होते हैं यमुना के अंदर, है ना, वही एक रीजन यहाँ पर समझ में आता है हमें। तो अब उन्होंने बोला कि मेजर जो हमारे पास रिवर्स हैं सभी की सभी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंडर ही एक जो है हमारे पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर या इवन की राइट टू सेफ रिवर्स या इवन कह सकते हो क्लीन रिवर्स इज अ पार्ट ऑफ राइट टू आप कह सकते हो लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर इसको ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पर कवर किया है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। एंड देन आपकी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, यूनाइटेड नेशंस लॉन्च रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन 4 इंडियन स्टेट्स। 4 इंडियन स्टेट्स, कौन सी ये 4 स्टेट्स हैं, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु एंड असम, एंड कोऑर्डिनेशन हो रही है यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस की। एंड ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो कैसे यहाँ पर कम कर सकें। तो अब स्पेसिफिकली जो ये डेकेड है 2021 से 2030, इट इज अ डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, जो कि अब यहाँ पर क्या बताती है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो चाहता है कि 50% तक जो रोड एक्सीडेंट से अब इंजरीज एंड डेथ्स यानी कि फेटालिटीज कॉज होती हैं बाय 2030 उसको 50% से रिड्यूस किया जा सके। तो डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है ये इस साल भी क्या 10 साल के लिए, डेकेड की बात हो रही है 2021-2030 तक, तो ये ध्यान में रखना। देन जापान टू डिप्लॉय मिसाइल सिस्टम ऑन आइलैंड नियर ताइवान। तो अभी कौन सा आइलैंड है कि अब सबसे पहली बात जापान जो है सरफेस टू एयर मिसाइल को डिप्लॉय करने वाला है रिमोट वेस्टर्न आइलैंड नियर ताइवान मार्च 2031 तक। अब ये कौन से, अब आप कह सकते हो जो मिनिस्टर उन्होंने ये चीज बोली कि जापान हैज स्पेसिफाइड द टाइमलाइन ऑफ बीइंग के जो डिप्लॉयमेंट है वो कब होगी, अनइनहैबिटेड ये आइलैंड है एंड जो आइलैंड है वो ऑलरेडी होस्ट करता है एक जापानीज मिलिट्री बेस को भी ऑटोमेटिकली। तो आइलैंड का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो अगर आपको आइलैंड का नाम पता है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर आइलैंड का नाम कल या एट द एंड ऑफ द वीडियो जब भी पब्लिश होगी उसकी बात बताऊंगी, ठीक है, या थोड़े टाइम बाद। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और रिसर्च करो। तो अब हमारे पास जो आइलैंड है वो जापानीज मिलिट्री बेस है, क्लोज विसिनिटी ऑफ ताइवान है, सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वहां पर डिप्लॉय होने की बात हो रही है एंड पहली बार जापान ने 2031 की टाइमलाइन यहाँ पर बताई है एंड जो कि एक डायरेक्ट थ्रेट है टू व्हाट, टू चाइना, ठीक है। तो अब चाइना को काउंटर करने की यहाँ पर बात की जा रही है। देन एंगेजमेंट विद लोकल पीपल इज की टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, क्योंकि केरला के जैसे या हम साउथ स्टेट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केरला, तो वहां पर जो एलिफेंट्स हैं या स्पेसिफिकली जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है एंड इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ व्हाट एलिफेंट, है ना, तो यहाँ पर जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है क्योंकि डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो रही है, फॉरेस्ट एरियाज कम हो रहे हैं एंड एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है इन द लिमिटेड एरियाज ऑफ सर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो अब इसी वजह से जो सरकार है या इवन सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी ये चीज बोला कि लोकल लोगों की यहाँ पर मदद तो लेनी ही पड़ेगी, तभी जाके ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिटिगेट हो सकता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स जो है वो भी मर जाते हैं एंड इवन पोचर्स से भी हमें एलिफेंट्स को बचाने की यहाँ पर जरूरी है ना, जरूरत है। तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको विजिलेंट होना पड़ेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर हर तरीके से लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ जा रहा है, जितना मर्जी आप कॉरिडोर्स की एस्टैब्लिशमेंट करना शुरू कर दो बट आप किसी भी जो वाइल्ड लाइफ है उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते कि इस जगह से नहीं जाना तो उस जगह से जा सकते हैं आप, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उनके पास उस तरह का ब्रेन ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना कि जो बात करके कम्युनिकेट करके चीजें सॉर्ट कर सके। तो उन्होंने बोला लोकल जो लोग हैं, ठीक है, उनकी तरफ से यहाँ पर मदद जो है हमें चाहिए होगी। देन 9072 करोड़ फॉर 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स फॉर वेरियस स्टेट्स, 3 ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट वेरियस स्टेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली बजट आउटले आप देख सकते हो कि 9072 करोड़ रुपए का है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई थी उनकी तरफ से ये बजट आउटले यहाँ पर दिया गया है। रेलवे प्रोजेक्ट 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स का पार्ट होंगे जो अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड फेज या सेकंड लाइन कहाँ पर, गोंदिया महाराष्ट्र के अंदर से जबलपुर तक सेक्शन में, एंड एडिशन होगी ये 3rd एंड 4th लाइन बिटवीन पूना एंड ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, ठीक है। बस आपको इन्फॉर्मेशन इतनी पता होनी चाहिए, ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हो रहा है एंड पीएम गति शक्ति के अंडर इसको कवर किया जा रहा है जो कि एक नेशनल मास्टर प्लान है जो कि एनहांस करता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस एंड रूट्स जहां पर बहुत सारे लोग या इवन की आप कह सकते हो लोगों की कम्यूट जो है काफी ज्यादा तादाद के अंदर है, फुटफॉल ज्यादा होती है उन लाइन्स के ऊपर या उस लाइन्स के अंदर, ठीक है, या जहां पे रेलवे लाइन्स है, इवन रोड ट्रैफिक है, इवन की इन दिस केस ऑल्सो रेलवे लाइंस की बात की जा रही है। तो जिस भी अब आप कह सकते हो कि वे के थ्रू ज्यादा ट्रैफिक एग्जिस्ट करता है, फुटफॉल ज्यादा है, तो वहां पर जो लेन्स है वो बढ़ा दी जा रही हैं एंड जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है उसी के अकॉर्डिंगली एक्सपेंशन हो रही है। देन एयरपोर्ट इन श्रीनगर
श्रीनगर टू बी अपग्रेडेड एट 1677 करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, अगेन यूनियन कैबिनेट ने ये लॉन्च किया है। इसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट हो सके, एक नया टर्मिनल डेवलप होने की बात हो रही है एंड इवन फुटफॉल आने वाले टाइम में JNK के लिए टूरिज्म सेक्टर की बूस्ट करने की बात की जा रही है ना हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है। तो अब इस वजह से द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि टूरिस्ट फुटफॉल अगर बढ़े वो अच्छी बात है, ठीक है, बट जो अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सक्षम होना चाहिए उस टूरिस्ट को एक्चुअली में अकोमोडेट करने के लिए, है ना। तो अब ऊपर से एयरफेयर्स को लेके भी अगर आप देखो कि जो हमारे पास उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम एग्जिस्ट करती है ना, उड़ान स्कीम की बात करते हैं, तो उसके लिए भी सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट है कि एयरपोर्ट्स जो है उसको डेवलप किया जा सके। एंड मतलब वही के विजन आ जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि चप्पल के अंदर भी कोई व्यक्ति एयर ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर अफोर्ड कर सके, दैट इज हिज विजन, ठीक है, दैट इज हिज ड्रीम कि ऐसा जो है अब एक सपना ऐसा पेरेंट्स का या इवन की जो लोगों का ये ना रह जाए कि हमें एयर ट्रैवल करना है कभी, है ना, कि कभी सोचेंगे कि बहुत महंगा होता है, उसको यहाँ पर नहीं करना है। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हमारे पास एयरपोर्ट है श्रीनगर का उसको एक्सपैंड किया जाएगा, नया टर्मिनल बनाया जाएगा, सीटिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। तो जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी सीटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। तो टोटल अब आप अकोमोडेट कर पाओगे 2900 पैसेंजर्स को एट अ टाइम एंड एनुअल कैपेसिटी 10 मिलियन पैसेंजर्स तक की हो जाएगी। तो एक्सपैंडेड एप्रन है, इट विल अकोमोडेट 15 एयरक्राफ्ट पार्किंग, उसको भी बढ़ाया जा रहा है, बेस को बढ़ाया जा रहा है एंड 1 जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो है वो भी यहाँ पर अकोमोडेट किया जा सकता है। एंड कंस्ट्रक्शन होगी मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी की, ताकि 1000 कार्स एंड बैरिक्स जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है उनके लिए भी यहाँ पर बनाए जा सकें। तो कार पार्किंग भी एक्सपैंड हो रही है, बैरिक्स को भी बढ़ाया जा रहा है, पार्किंग फॉर द प्लेन्स ऑल्सो बढ़ाया जा रहा है, बड़े प्लेन जो है उसको अकोमोडेट किया जा रहा है, लोगों की पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1677 करोड़ रुपीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपकी आज की इतनी ही न्यूज थी। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, सो वी हैव एन ऑनगोइंग कोर्स, नॉट एन ऑनगोइंग कोर्स, मल्टीपल कोर्सेज। तो आपको करना क्या, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं आप, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे भी, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरीज। तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप आपके पास एग्जिस्ट करता है। पढ़ते रहिए, नई चीजों को सीखते रहिए, कोई डाउट हो तो उसको भी पूछते रहिए, क्योंकि डाउट्स आपके क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन करेंगे तभी जाके उसका जो आंसर है या सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी तभी बढ़ेगी एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक वो चस्का लग जाता है ना पढ़ने का, तो बहुत सारी चीजें आपको ये हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान भी रखिए सेहत का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। प्लस हाँ, यूपीएससी की लास्ट डेट थी 24 फरवरी लास्ट जो फॉर्म भरने की, अब उसको भी 3 दिन से एक्सटेंड कर दिया गया है एंड इन केस अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म तो उसको भी अब आप भर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।